हमारा परिवार बहुत मुसीबतों से निकल रहा था कि मैं भूखी सो जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी ज़रूर। ज़िंदगी में बहुत बार समाज के खिलाफ खड़ी हुई हूँ। हम 5 किलोमीटर तक उसके पीछे भाग के उसको पकड़ के और अपना चाय की पत्ती का पैकेट वापस लेके आई उससे। आप मानोगी एक चाय की पत्ती इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती तो उस दलदल में से ऊपर नहीं आ पाती। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटी। स्टूडियो से आज हम चलते हैं हमारी देश की बेटी के घर और उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। एक ऐसी बेटी जिसने इतिहास रखा और इतिहास रचा, खुद इतिहास बनाने में भरोसा रखती हैं और वो तमाम बेटियों को कहती हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि कोई आकर आपको तोड़ ना सके। तो चलिए सीधा आपको कैप्टन प्रवीण रॉय के घर लेकर चलते हैं, जो आर्मी ज्वाइन करके दुनिया भर में तहलका मचाती हैं और देश सेवा सबसे पहले वो कहती हैं कि आप अपने परिवार और घर को जितना खूबसूरती से संभालती हैं उतना खूबसूरती से अपने देश पर समर्पित हो जाइए। तो कुछ ऐसी बेटी होगी आज हमारे साथ, चलिए। तो चलिए, क्योंकि आप भी देश की बेटी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे होंगे, तो सीधा मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार, बहुत वेलकम। नमस्कार राधिका, थैंक यू। आज आप हमारे घर पधारी, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। और मुझे ये भी बहुत गर्व है कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम देश की बेटी में शामिल किया। बस अगर मैं एक भी बेटी को अगर बदल सकती हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। क्या बात है, क्योंकि कैप्टन प्रवीण रॉय, आपकी कहानी जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं इतिहास के पन्नों पर आपको ढूंढ रही थी, देख रही थी, तो आपकी कहानी काफ़ी दर्द भरी थी। सोचा आपके पुराने जख्मों को मैं हरा करना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं उन्हें फिर से ताज़ा करना चाहती हूँ, लेकिन फिर से कहूँगी कि माफ़ी मांगकर मैं एक बार उन जख्मों को कुरेद कर हमारी बेटियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये दर्द आपके घर का नहीं है। हर बेटी उस मुकाम तक पहुँची है तो उसने बहुत कुछ झेला है। सीधा सवाल आपसे होगा कि एक बहुत मेरठ से आप आती हैं जी, मेरठ की बेटी हमारे साथ, एक बहुत छोटे परिवार से, जिसे छोटा यूँ कहा जाए, जिस घर में 2 वक्त का गुजारे करने के लिए भी सोचना पड़े कि क्या कल घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, कल बन जाए तो अगले दिन खाने का इंतजाम है या नहीं। वो बेटी कैप्टन बनती है, देश का सर ऊंचा करती है और तमाम बेटियों के लिए एक, मैं कहूँगी कि आगे आने वाली तमाम बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती हैं। शुरुआती दौर, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रही थी, वो उम्र खेलने और कूदने की होती है, आपकी कैसी थी? राधिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी वो बचपना तो शायद था ही नहीं, क्योंकि जब छोटे थे, एक बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था शहर में, उस वक्त बहुत पेरेंट्स के दिमाग में क्रेज़ होता था। पेरेंट्स ने डाल तो दिया उस स्कूल में, लेकिन उसकी फ़ीस भरना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया स्कूल की। हर साल मम्मी पापा के बीच में ये तर्क होता था, ये बहस होती थी कि स्कूल से निकाल दें बच्चों को, उनकी पढ़ाई बंद करा दें। और फिर माँ एक देवी की तरह खड़ी होती थी आके और बोलती थी, मैं भूखी सो जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी ज़रूर। तो वो दिलों और दिमाग में ऐसे बैठ गया, हमेशा ऐसे ही लगता था कि मैं कब बड़ी हूँ और कब मैं अपने परिवार को फिनेंशियली सपोर्ट करूँ, कब मैं इनको इस गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आऊँ। तो शुरू से बचपन की बजाय एक जिम्मेदारी आ गई कंधों के ऊपर। और 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ। पिताजी बहुत मेहनत करते थे, माताजी एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी, छोटे 2 भाई थे। 12th पास किया ही था, उस वक्त पिताजी की डेथ हो गई। मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ था, शायद 15 दिन कॉलेज गई और फादर की डेथ हो गई। पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई और उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम सब ऐसे ही लोगों के आगे हाथ फैलाएं या भूख से परेशान हो, क्या करें। और दूसरा ऑप्शन ये था कि नहीं, हिम्मत करनी है, अपनी लड़ाई लड़नी है, बहादुर बनना है, देश की बेटी नहीं देश का बेटा बनना है, परिवार का बेटा बनना है। नौकरी ढूंढनी शुरू की। एक मेरठ के एक स्कूल में बहुत छोटी सी नौकरी मुझे मिली, क्योंकि मैंने सिर्फ 12वीं पास की थी, तो मुझे टीचर की नौकरी तो कोई नहीं दे रहा था जी। एक ऑफिस के बाहर बैठ के रिसेप्शनिस्ट का मुझे काम करना पड़ा, छोटी सी। जब पापा की डेथ हो जाती है, मैंने देखा कि आपका एक भाई है, 2 भाई हैं, जिसमें भाई के लिए एक फ़ोन आता है जी,
तो आप उस वक्त उस समाज के खिलाफ क्यों चली जाती हैं? मुझे समाज के खिलाफ जाना पड़ा, एक बार नहीं राधिका, मैं ज़िंदगी में बहुत बार समाज के खिलाफ खड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी की डेड बॉडी घर में पड़ी थी, भाई को एसएसबी के लिए जाना था और वो उसकी ज़िंदगी का लास्ट चांस था, बिकॉज़ अगर वो उसमें नहीं जाता तो उसकी उम्र निकल जाती। और चौथे दिन जब पिताजी के सारे रिचुअल्स करने थे, उस वक्त भाई की एसएसबी थी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी में सिलेक्शन का। और पूरा परिवार, हमारे काफ़ी सारे परिवार हरियाणा में भी हैं, गांवों से हैं, यूपी के भी गांवों में कुछ में हैं। तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं, ये अपने इंटरव्यू के लिए, अपनी एसएसबी के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि इसने, ये बड़ा लड़का है घर का, इसने सब कुछ करना है। उस वक्त मुझे समाज के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा और मैंने बोला कि जो भी करना है मैं करूंगी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे अलग खाना नहीं दिया या अलग नहीं पाला कि ये बेटी है तो इसको बिना घी का खाना दो और ये बेटा है तो इसको घी वाला खाना दो। मैं बेटे की तरह खड़ी हुई। मैंने माँ को बोला, हमेशा मेरा भरोसा रखना। आज मैं, पिता नहीं है, मैं पिता का पगड़ी मैं अपने सर पर पहनूंगी, जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लूँगी। और मैंने भाई को बोला, तू जा, तू अपना इंटरव्यू देकर आ। और भाई को इतनी हिम्मत मिली, भाई ने ये बोला कि बहन मैं जा रहा हूँ और मैं सेलेक्ट होकर ही वापस आऊँगा। और छोटे भाई और मैंने पिताजी का चौथा किया, उनकी 13वीं भी की अपने हाथों से, माताजी को संभाला। और परिवार को सबको बुरा लगा उस वक्त, सबने मेरे बारे में जो भी बोला, लेकिन आज सबको मेरे ऊपर बहुत गर्व है। आज वो बोलते हैं कि शायद अगर उस दिन तुम हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ी होती, वो हिम्मत नहीं उठाती, तो शायद भाई आज ऑफिसर नहीं होते, तुम यहाँ पर नहीं होती। आज सारा परिवार उस चीज़ को मानता है। तो ये पिताजी का इस तरीके से हमने दाह संस्कार किया, इस तरीके से रिचुअल्स किए। उसके बाद जब पिताजी का सब कुछ सेटल कर लिया, फिर मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की, क्योंकि आगे परिवार को संभालना था। भाई छोटा वाला स्कूल में था, बड़े भाई का भी पता नहीं था कि वो एनडीए जाएगा कि नहीं जाएगा। सब स्कूल्स ने, बहुत सारे स्कूल्स ने मना कर दिया। एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला, बहुत कम पैसे थे, लेकिन मैंने वो पकड़ा। 2 बजे स्कूल का, जी 2000 रुपये पर मंथ। और फिर 2 बजे स्कूल ख़त्म होता था। मेरे पास एक साइकिल थी जो पिताजी ने बहुत पहले लेके दी थी, पुरानी साइकिल। उसको लेके मैं फिर घर घर जाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और रात को 9 बजे घर आती थी। एंड घर आने के बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी, बिकॉज़ मुझे ये दिमाग में था, ये ठाना हुआ था कि मुझे अपनी और अपने परिवार और अपने भाइयों की पढ़ाई यहाँ ख़त्म नहीं करनी, बिकॉज़ ये मुझे पता था कि एजुकेशन पावर है। एजुकेशन ही है जो आपको इस दर से ऊपर, इस कंडीशन से ऊपर उठा सकता है। और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के साथ मीनवाइल अच्छी बात ये हुई कि भाई का एनडीए में सिलेक्शन हो गया। और लेकिन एनडीए में सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो जो 3 साल आप घर घर गई, जी, ट्यूशन करवाया, जी, खुद की फीस कलेक्ट की। घर घर नहीं मैम, मैं उस वक्त राधिका डीएम ऑफिस में भी गई, क्योंकि एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिलती थी, 500 रुपये या 400 रुपये एनडीए में मिलती थी। और उसके लिए डीएम सर के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती थी किसी फॉर्म पर। भाई के लिए वो स्कॉलरशिप लेने के लिए, ताकि भाई को वहाँ से पैसे मिल जाएं, कुछ वो स्कॉलरशिप मिल जाए। मैं डीएम ऑफिस तक गई, मुझे कुछ नहीं पता था डीएम ऑफिस कहाँ है, कहाँ बैठते हैं। बस जाके पूछा, जो वहाँ पे काले कोट वाले वकील दिखे, उनसे पूछा डीएम साहब से मिलना है, कैसे मिल सकती हूँ। उनसे उस स्कॉलरशिप पर साइन करवाया और भाई के पास वो स्कॉलरशिप फॉर्म भेजा। और 4 साल हमें उसका एनडीए का खर्चा नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि खाने के लिए ही नहीं होता था। तो एनडीए में यूनिफॉर्म का पैसा और वो जो भी खर्चा था वो भाई को मिलता रहा। तो बहुत कुछ किया। एक बार मुझे एक इंसिडेंट याद है कि माँ अकेली थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो, मेरी मदर और फादर दोनों हैंडीकैप थे। मेरे फादर की एक लेग में पोलियो था और मदर पीछे हंचबैक थी। तो फादर की डेथ के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर थे मेरठ में, जिन्होंने मेरी मदर से किसी तरीके से कुछ प्रॉमिस करके 10,000 रुपये ले लिए। और इतना सताया उन्होंने मेरी मदर को। रोज़ वो, उनको फ़ोन उस वक्त होते नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। रोज़ वो किसी के थ्रू उनको मैसेज भेजती थी, मेरा पैसा वापस कर दो। एक दिन परेशान होकर मैंने
हिम्मत करके माँ के साथ रिक्शा में बैठ के गई प्रॉपर्टी डीलर के पास और उसको बोला अगर मेरी माँ का पैसा मारा, बिकॉज हमारे लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त, हमारा परिवार बहुत मुसीबतों से निकल रहा था। जी मैं समझ सकती हूँ। तो उसको मैं उसको समझ रही हूँ। डराया, धमकाया। उसको मैंने बोला मैं तेरे दरवाजे के ऊपर से यहाँ से हिलूंगी नहीं, आज मैं अपनी माँ का हक लेके ही जाऊंगी। कैसे भी उसने अरेंजमेंट करके मेरी मदर के पैसे वापस किए। प्रवीण रॉय जी, इतना दर्द, और हमारी बेटियां, मैं खुद अपना एग्जांपल दूंगी, हम छोटे से दर्द को देखकर सहम जाती हैं, हम डर जाती हैं कि ज़िंदगी ने हमारे साथ क्या कर दिया, इतनी सारी परीक्षाएं क्यों। मैं आपको सुनकर मैं ही नहीं प्रवीण रॉय, आपको सुनकर तमाम वो बेटियां हैं वो कहेगी कि हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो और दर्द झेलना है। आप अकेली एक बेटी, पिता ना होने पर, आपने सही कहा, जब वो घर खाली हो जाता है तो उसके रखवाले 100 लोग बन जाते हैं, वो दिखावे के, सिंपत्ति देने वाले। आपने सबका सामना किया, खड़ी हुई, भाई को जॉब लगाई, माँ की सुरक्षा खुद ने की और घर को पाला। बहुत प्राउड है, रियली बहुत। आप कैप्टन हैं, आपको सैल्यूट बनता है, लेकिन दूसरा सैल्यूट बहुत प्राउड है आपने। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती राधिका। छोटा भाई स्कूल में था, उसको पार लगाना था, बड़ा वाला एनडीए चला गया था। एक वक्त ऐसा भी था, मुझे अच्छे से याद है, उसकी यूनिफॉर्म की कमीज़ फट गई थी, लेकिन हम भाई बहन इतने घमंडी थे, इतने गर्व वाले थे कि हमें किसी से कुछ लेना नहीं था, हमें अपनी मेहनत से सब कमाना था। तो भाई की जो टीचर थी, इंग्लिश टीचर, उन्होंने उसको बोला कि मैं तुम्हें यूनिफॉर्म गिफ्ट कर देती हूँ, तुम फटी हुई पहन कर आते हो। उसने बोला नहीं मैम, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर टीचर ने वेट किया, जब उसका बर्थडे आया उन्होंने एक यूनिफॉर्म खरीद कर उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसको दी, और तब उसने अगले 2 साल जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी। तो ये हमारा इस तरीके का स्ट्रगल ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। ऐसा नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। मदर को हमने घर के अंदर ही एक छोटी दुकान खोल के दी ताकि वो परेशान हो जाती थी, डिप्रेशन में ना चली जाएं। मैं स्कूल चली जाती थी अपनी नौकरी करने के लिए, सुबह से रात तक घरों घरों में जाके ट्यूशन्स पढ़ाती थी। भाई जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, बड़ा भाई एनडीए चला गया था। तो ताकि माँ बिज़ी रहे और एक सब्जी का कम से कम अगर खर्चा निकाल लें, तो हमने अपने घर के ही एक छोटे कमरे में उनको दुकान खोल के दी, जिसमें वो टॉफ़ी, अंडे, टूथपेस्ट बेचती थी। ऐसे ऐसे भी कभी कभी होता था कि मम्मी के काउंटर से कोई चाय की पत्ती लेकर एक लड़का भाग गया और बिना पैसे दिए, लेकिन वो 12 रुपये का चाय की पत्ती का पैकेट हमारे लिए बहुत कीमती था। और फिर मैंने और भाई ने उस लड़के के पीछे दौड़ लगाई और हम 5 किलोमीटर तक उसके पीछे भाग के उसको पकड़ के और अपना चाय की पत्ती का पैकेट वापस लेके आए उससे। आप मानोगी, एक चाय की पत्ती बहुत बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त के लिए, अगर कहीं 12 रुपये। और जी, ये जो तमाम आप बातें कह रही है, मैं कैप्टन रॉय आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपने अपनी बातों में ये भी आज बता दिया तमाम बेटियों के लिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कोई भी काम करें लेकिन उसे पूरी शिद्दत के साथ करें। लेकिन आपने कहा कि घमंडी, ईमानदारी और अंदर जो जुनून है वो बहुत था आपके अंदर। जी बहुत था। आप आज उन चीज़ों को कभी, आज मैं आपके उस दर्द पर फिर से हाथ लगाने या यूँ कहीं फिर से जानने आ गई, कभी जब याद आती है, कभी बात करती हैं आप इस पर, आप अपने आप को क्या कहती हैं कि इतना मजबूत कैसे बनी प्रवीण रॉय, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी? राधिका, एक कहानी तो छोटी सी बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब आप उबलते पानी के अंदर, जिसको मैं अपनी मुसीबतों से रिलेट करूँगी, आप एक आलू डालें और एक अंडा डालें, या तो आप अंडे की तरह सख्त हो जाएंगे या आप आलू की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि मैं बहुत हिम्मत वाली, बहुत सख्त हो गई। यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि मेरी अपनी जो बेटियां हैं वो मुझे टाइगर मॉम बुलाती हैं। वो बोलती हैं कि मम्मी हमें आपसे कभी कभी डर लगता है, आप इतना स्ट्रिक्ट और इतना डिसिप्लिन रहती हैं। लेकिन ये एक
सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा। अगर मैं इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रांग नहीं बनती तो उस दलदल में से ऊपर नहीं आ पाती, निकल नहीं पाती। तो मैं अपने देश की सारी बेटियों को ये बोलना चाहती हूँ, आप बेचारी नहीं हैं, आप बेचारी नहीं हैं, आप सरस्वती और लक्ष्मी सिर्फ तब तक ही हैं जब तक समाज आपके साथ है, नहीं तो आपको दुर्गा और काली भी बनना पड़ेगा। तो ये मैं बेटियों को बोलना चाहती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको किसी की सिंपैथी नहीं ज़रूरत है, आपको किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों का सपोर्ट बनना है, समाज का सपोर्ट बनना है, इस परिवार का सपोर्ट बनना है। क्योंकि एक औरत सिर्फ मैंने कमाई नहीं की, मैंने घर भी बसाए। तो जब ये दोनों भाई बड़े हो गए, छोटा भाई भी फिर एनडीए चला गया, वो आज ऑफिसर है, उनके लिए लड़कियां ढूंढी, उनकी शादियां की, उनके घर बनवाए जी। तो मैंने सिर्फ अपना घर नहीं बसाया या अपनी माँ का घर नहीं बसाया, मैंने अपने भाइयों के लिए भी वो सब किया, आखिरी वक्त तब किया जो कि एक पिता करता है। माँ को कभी ये फील नहीं होने दिया कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं, हमेशा खड़े रहे कि ठीक है लड़की देखने जाना है जाएंगे, शादी करनी है करेंगे, फिर अगर पिता के लिए 13वीं या चौथा करना है तो करेंगे, हर चीज के लिए कभी करेंगे, नहीं लगा कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि जहाँ से आते हैं वहाँ समाज की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा ये तो खुद ही लड़का देख रही है, अच्छा ये तो बहुत ज्यादा ही ऐसी बन गई है कि भाइयों के लिए भी लड़का देख रही है, हमें पूछ ही नहीं रही है, मतलब उस टाइप की बातें भी होती हैं। समाज ने बहुत नीचे खींचने की कोशिश की। मेरे पूरे खानदान में एक मैं ही हूँ जिसने अपनी मर्जी से और अपनी कौम के बाहर जाकर शादी की। तो एक तो पहला वो वक्त था जब पिताजी का हमने सारा कुछ किया लड़की होने के बाद। दूसरे टाइम जब अपनी कौम से बाहर जाके शादी की तो भी परिवार पूरा, माँ को छोड़कर और भाइयों को छोड़कर जितने और परिवार वाले थे वो बहुत अगेंस्ट हो गए कि नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ ये पता था कि इंसान अच्छा होना चाहिए, कौम अच्छी और बुरी नहीं होती। कैप्टन परवीन रॉय, आपकी बातें सुनकर मुस्कुराहट के साथ कहूँगी, हल्की सी एक मुस्कुराहट चेहरे पर आई है। एक बार के लिए मैं सहम गई कि इतना दर्द, क्योंकि हमारी बेटियों में मैंने देखा है बहुत हिम्मत वाली हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की बेटियां हिम्मत वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतिहास के पन्नों पर सिर्फ वही बेटियां गई हैं जिसके घर बड़े हैं, जिसका परिवार बड़ा है, जिसके पास बहुत सारे तामझाम है, वही गई है जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे किस्से हैं जिसमें बेटियां सुसाइड कर लेती हैं, खुद को खत्म कर देती हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा नहीं है, अब घर की जिम्मेदारी, खुद की शादी भी खुद ही को करनी पड़ रही है। इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है कि मैं खुद ही लड़का देखूं, खुद ही ढूंढूं और जाकर बोलूं कि मेरी शादी हो जाएगी, क्या मेरे से शादी करेंगे? वो नहीं, आपने खुद को ऐसा बनाया कि शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लग जाए। मैं शादी नहीं मांगू खुद के लिए। बहुत प्राउड। सीखिएगा, ये असल में होती है देश की बेटियां। मकसद सिर्फ आपको सिखाना और आपके परिवार को समझाना। अपनी बेटियों को कमजोर मत बनाइए, क्योंकि बार बहरूपी और भेड़िए इस तरह आपके आंख लगाए हुए बैठे हैं आपकी बेटी को नोचने के लिए। अगर आपने अपनी बेटी को पहाड़ की तरह, हिम्मत की तरह मजबूत कर दिया तो वो बेटी ये बन सकती है, और ऐसे ही बनकर वो अपने पूरे घर को, परिवार को और देश को संभाल सकती है। तो कैप्टन, आर्मी ज्वाइन कैसे करती हैं, परवीन रॉय से ये जानेंगे। अब देश पर आ जाते हैं। देश की सेवा करने वाली हमारी भारतीय जाबाज बेटी हमारे साथ है, आर्मी कैसे ज्वाइन करती है? मैं उसी स्कूल में वहीं पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। आपका दर्द बहुत हमने देखा है जी। वहाँ पे नौकरी कर रही थी, और क्योंकि पढ़ना मेरी एक पैशन है, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ। तो न्यूज़पेपर सामने पड़ा था, उसमें आर्मी का एडवर्टीजमेंट था कि आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया शुरू किया है और कमिश्निंग के लिए अप्लाई करें विमेन। तो मैंने, हिम्मत तो थी, कभी उस चीज़ का तो डर ही नहीं था। मैंने एप्लीकेशन भर दी, भेज दी। एक दिन अचानक से लेटर आ गया कि आप पहुंचिए इलाहाबाद अपनी एसएसबी के लिए। उससे पहले मैं मेरठ की बाउंड्री से बाहर नहीं निकली थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ, आप इंतज़ार करना, वापस आऊँगी और अच्छी खबर लेकर आऊँगी। छोटे भाई को बोला माँ का ध्यान रखना। ट्रेन पकड़ी, एक शटर चलती थी मेरठ से दिल्ली के लिए जी।
वहाँ पर भी मैंने अपना कांड कर ही दिया। एक लेडीज़, उसके अंदर एक लेडीज़ कंपार्टमेंट होता था शटर में, तो उसमें कुछ 3-4 लड़के आ गए थे, उनको निकाला वहाँ से बाहर। अच्छा। और सारी औरतों को इकट्ठा किया और बोला अगली बार आप ये टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब आर्मी का इंटरव्यू देने जा रही थी और पहले ही आप बनकर आपने अपने आप को प्रूव करा कि क्या मैं इसके काबिल हूँ भी। अच्छा नहीं लगता था, किसी भी औरत के साथ कुछ गलत होता था तो अंदर से ऐसे लगता था जैसे मेरे साथ कुछ हो रहा है, बिकॉज मेरी माँ के साथ लोगों ने बहुत बहुत गलत किया, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी डीलर। तो मुझे लगता था कि हर लड़की डिज़र्व्स, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको जो उसका ओहदा है वो मिलना चाहिए समाज से, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है लड़की। तो उनको शटर से उतारा, दिल्ली आई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा इलाहाबाद का पहली बार, और पहुंच गई वहाँ पे एसएसबी देने के लिए। कुछ नहीं पता था आर्मी कैसा होता है, क्या होता है, हमारा आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। 4 दिन बाद इंटरव्यू वगैरह सब हुआ, उन्होंने बोला अब आप अपना मेडिकल करा लीजिए। मेडिकल भी करा के 8 दिन बाद घर वापस आई और माँ को बोला कि आपकी बेटी अब देश को समर्पित। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब घर सेटल हो गया था, बड़ा भाई चला गया था, छोटे भाई की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, माँ शॉप में अपनी छोटी सी दुकान में बिजी हो गई थी। अब मुझे ये था कि हमें अपना दायरा ऊपर लेके जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो उस वक्त मेरा रिज़ल्ट आया, LIC का भी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे रिज़ल्ट आया, क्लरिकल एग्ज़ाम था वो। तो जब आर्मी का कॉल लेटर आया और LIC का आया तो माँ ने बोला मत जाओ मेरठ छोड़कर, LIC में तो जॉब मिल ही रहा है तुम्हें, क्लर्क बन जाओ। वो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने कहा नहीं, अब तो नीचे रहना ही नहीं है, अपने आप को ऊपर उठाना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे देश के लिए काम करना है। माँ ने बोला ठीक है, जो तुम्हारा डिसीजन है तुम जाओ। मैं फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई चली गई। पहली बार घर से बाहर इलाहाबाद, दूसरी बार मेरठ से बाहर चेन्नई। और ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद जब वापस आई तो कमीशन हो चुकी थी। उसके बाद मुझे पता था अब मैं मेरठ में कभी वापस शायद ना आ पाऊँ, बिकॉज अब मैं देश के लिए समर्पित हूँ। कभी कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी, कभी राजस्थान तो कभी मैं उत्तर प्रदेश कहीं पर भी। और फिर आर्मी ट्रेनिंग के दौरान जब कमीशन हो गए तो हस्बैंड मिले जिनसे शादी हुई। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर ही हैं। आपको ढूंढना पड़ा या मिल गए? मिल गए, उन्होंने मुझे ढूंढा। अच्छा। जी। सो आपने अपना दायरा इतना बड़ा किया कि लड़के ने खुद ने आपको ढूंढा? जी, उन्होंने ही ढूंढा। और फिर माँ को फ़ोन करके बोला कि ये लड़का है, इससे शादी करनी है, जाके आप बात कर लीजिए। माँ ने बात कर ली। समाज को अच्छा नहीं लगा क्योंकि जात पात हमारे देश में थोड़ा सा है, पर मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी जात है जो हर लड़की के लिए होनी चाहिए, अच्छा इंसान किसी भी कौम का। शादी हुई। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरा 10 साल अपनी सर्विस के देश को बिल्कुल 100% दिया। अच्छा, भले ही वो कारगिल वॉर हो या वो किसी भी तरीके की ऑपरेशंस हो, पीछे नहीं हटे हैं। अच्छा, शादी का किस्सा सुनना चाहूंगी। सुना है मैंने कि आपकी शादी ऐसी होती है जिसमें यूनिफॉर्म आपके पास होती है, यूनिफॉर्म ही आपके पतिदेव के पास होती है। ना सजना ना संवरना, एक ख्वाब तो देख लिया होता जिसमें बहुत सजना है संवरना है, लेकिन देश पर आप इतना समर्पित हो गई थी, देश सेवा में, अपनी सर्विस में। क्या असल में कुछ ऐसा ही हुआ? जी, सही बात है। जब एक ओजी मतलब ऑलिव ग्रीन हम पहन लेते हैं फौजी, तो बस फिर वही हमारा सजना और वही संवरना और वही पोशाक है। तो मैं यूनिट में थी, फ़ोन आया कि आपका शादी का आज दिन है। हमारे किसी रिश्तेदार ने बोला था शादी की डेट फिक्स कर लो। तो हमने उनको ये बोला था कि फ़ौजी की शादी डेट फिक्स होकर नहीं होती, फौजी की शादी होती है ये देखकर कि छुट्टी किस दिन मिलेगी। क्या बात है। एक दिन की छुट्टी मिली, यूनिफॉर्म यूनिट में थी। जब मैसेज आया मैंने सीओ को जाके बोला सर मेरी आज शादी है। बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, शादी है। तो मैंने कहा सर जाना है, परमिशन दे दीजिए शादी करने के लिए। हस्बैंड भी आए, एक ही दिन की छुट्टी थी। कोर्ट में गए, जयमाला डाली और साइन किए और शादी हो गई। क्या बात है, यूनिफॉर्म में ही शादी हो गई। अच्छा, फिर शादी के बाद तो छुट्टी एक ही दिन की थी, तो फिर आप अपने काम पर? हाँ, अपने काम पर। जी, हम अपने काम पर और हस्बैंड अपने काम पर। तो बहुत अनोखी शादी है, अनोखी, पर बहुत अच्छा लगता है। अनोखी शादी है कि फिर से चलो वतन पर,
वतन। फिदा हो जाते हैं, जानो जी, तन साथियों। अगर मौका मिले तो मैं अभी दोबारा भी फिदा होने के लिए तैयार हूँ, और क्या अभी भी बात इतनी है। हिम्मत है कि 50 को लिए बिना मैं बॉर्डर से वापस नहीं आऊंगी, अरे अगर दुश्मन क्या का बात सामना है, करना क्या बात पड़े है, तो। क्या बात है। एक नहीं, दो जी। नहीं, 50 को लिए बिना बॉर्डर से वापस नहीं आ सकती। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि मैं कभी नहीं जाना चाहती थी आपके उस दर्द में, उस दलदल में, लेकिन हमारी देश की बेटियों को सिखाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम ही हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत मेरी भी कभी ना कभी डगमगाई है, लेकिन फिर से मैं खड़ी हो जाती। आपने एक गुरूर, एक घमंड, जिसे मैं गुरूर कहूंगी, वो आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, हर बेटी को, कि मुझे झुकना नहीं है, हाथ नहीं फैलाना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि लोग मुझे ढूंढते हुए आए, ना कि मैं, जैसा कि आपने किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी देश की बेटी का, क्योंकि जिन्होंने आज पूरी जीवन की कहानी आपके सामने रखी। तो सुना आपने कैप्टन प्रवीण रॉय को, जो भारत की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए ये बताया हर बेटी को कि जज्बा, हिम्मत से आप कुछ भी कर सकती हैं। केवल ये सपना नहीं था, ये था कि 2 वक्त का गुजारा हो जाए, कहीं छोटी बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन उस नौकरी में अगर आपका गुजारा हो जाए, आपका घर बस जाए, फिर आपको देखना है कि मैं इससे किसका भला कर सकती हूँ, मैं अपनी नौकरी से कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती हूँ। कैप्टन प्रवीण रॉय ने कुछ ऐसा ही किया, फिर देश पर समर्पित हो गई, और देश सेवा में एक आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये बता दिया कि हमारी बेटियां किसी भी जगह पीछे नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां हर जगह खड़ी रहकर बता सकती हैं कि हम बेटी ज़रूर हैं, हमें नाजुक कलियां ज़रूर कहा जाता है, लेकिन कभी मौका मिले तो टकरा कर देखना, आप चूर चूर हो जाएंगे। सही कहा, एक माँ काली और चंडिका दोनों बन सकती हैं। तो चलिए, देश की बेटी में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे एक बेटी के साथ। वो बेटी आपके जीवन की कहानी आपके सामने रखेगी, और सिर्फ आपके लिए वो अपने दर्द को जरूर एक बार खोल कर पढ़ेगी कि इतना दर्द मैंने सहा है, थोड़ा आप सहिए, और फिर देखिए आप बन सकती हैं देश की बेटी। नमस्कार। हमारा परिवार बहुत मुसीबतों से निकल रहा था कि मैं भूखी सो जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी ज़रूर। ज़िंदगी में बहुत बार समाज के खिलाफ खड़ी हुई हूँ। हम 5 किलोमीटर तक उसके पीछे भाग के, उसको पकड़ के, और अपना चाय की पत्ती का पैकेट वापस लेके आए उससे। आप मानोगी, एक चाय की पत्ती इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती तो उस दलदल में से ऊपर नहीं आ पाती।